ऑलराइट, सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है 2023 की। सो इसी वजह से इस वीडियो का जो टाइटल है वो है दिस वाज माय लास्ट वीडियो, बिकॉज मैं ये एडिट करूंगा 1 जनवरी 2024 को, और इसी वजह से इस वीडियो का जो टाइटल है वो थोड़ा सा क्लिकबेट टाइप का है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आंसर करने वाला हूँ आपके सारे क्वेश्चंस जो कि रेलेवेंट है और टैटूइंग से रिलेटेड है। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज बाय टू साइड टैटू। क्वेश्चन है, I think sir you need to describe a little advanced and high level tips for realism shading and actual flow of the machine for soft shades and more about this. It will be very helpful for every artist, beginner or experienced. Everyone collects new amid advanced tips about realism. Thank you love from Kolkata. सो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं या मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा मोटिवेशन का बूस्ट मिलता है जब एक थैंक यू होता है या फिर लव होता है, कुछ भी ऐसा होता है जो कि अप्रिशिएट करने वाला होता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉट यू वॉन्ट टू आस्क इज रियलिज्म टैटूइंग को लेके मैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की टिप्स आपको दूं ना। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं एक प्रो हूँ रियलिज्म के अंदर। मैं अभी भी एक जर्नी के ऊपर हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरी जो जर्नी है वो भी जस्ट मैं बोलूंगा 2-3 साल हुए हैं रियलिज्म को एक्सप्लोर करते हुए। तो अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियलिज्म एक्चुअल में मैं कैसे 100% अचीव कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोलूंगा मे बी 50 to 60% ही मैं क्लोज जा पाया हूँ रियलिज्म के। अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा रियलिज्म मैं देखता हूँ डेविड वेगा का, हुगो का, काफी सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ रियलिज्म के लिए। तो मैं उस लेवल को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मैं उतने 100% लेवल पे अचीव नहीं कर पाऊंगा। और यही बेस्ट पार्ट होती है टैटू आर्टिस्ट की कि आप काफी सारे आर्टिस्ट को देखते हो, आप उनके काम से इंस्पायर होते हो, आप उनके जैसा बनना चाहते हो, लेकिन जो एंड रिजल्ट निकल के आता है वो आपका ही कुछ क्राफ्ट किया होता है। बेसिकली आप किसी को 100% कॉपी करने की भी कोशिश करोगे तो आप 100% नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो। और जब आप किसी चीज को करने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर जो एंड रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपका थोड़ा सा एसेंस होगा, आपका थोड़ा सा एक अलग टच आ जाएगा उस काम के अंदर। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट रियलिज्म या फिर टैटूइंग। अब आप टिप्स की बात कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले तो लेयरिंग करने की कोशिश करो। अब लेयरिंग का मतलब होता है कि आप जो आपकी टोन्स हैं या फिर जो आपकी वैल्यूज हैं या जो आपके शेड्स हैं जो आपने अलग अलग इनकप्स में लिए हुए हैं उसको आप लेयर करते हो एक के ऊपर एक, और इस तरीके से करते हो कि स्किन जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती, और इस तरीके से आप अपनी लेयर्स को बिल्डअप कर पाते हो उस एग्जैक्ट टोन को अचीव करने के लिए जो एक्चुअल आपके डिजाइन रेफरेंस के अंदर है। अब ये जो टेक्निक होती है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिल्कुल भी इजी नहीं होती, लेकिन यही सारा का सारा बेस है रियलिज्म का। और इसके अलावा आपको कोशिश करनी होती है कि जो एग्जैक्ट टोन है आप वही टोन डालो, जो डिटेल्स हैं, जो टेक्सचर है, अगर लाइनिंग नहीं है पीस में तो आप लाइनिंग नहीं करोगे। आपकी जो रेफरेंस है उसके अंदर जितनी डिटेल्स दी हुई हैं और जिस तरीके से दी हुई हैं आप उसको उतनी ही डिटेल से डालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्ट ब्लर है तो आप उसको उतना ही ब्लर बनाओगे जितना आपकी रेफरेंस के अंदर है। सो पहली टिप तो हो गई कि आपको लेयरिंग आनी चाहिए, और दूसरी टिप हो गई आपको बिल्कुल भी इन सब चीजों में नहीं फंसना कि कितने परसेंट वाला ड्रॉप यूज करना है, मैं कौन सा इंकअप यूज करूंगा। मैं पर्सनली रियलिज्म को बहुत ही बेसिक लेवल पे लेके जाता हूँ, बिल्कुल डीकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। मेरे पास 4 या 5 इंकप्स होते हैं जिनके अंदर मैं ग्रे वॉश बनाता हूँ, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं देखता अच्छा ये 40% है, अच्छा ये 50% है। मेरे मन में सिर्फ एक चीज होती है कि मेरा एक ब्लैक है, उसके बाद मेरे पास डार्क है, मीडियम है, लाइट है और एक अल्ट्रा लाइट है या फिर एक वाटर कप है। और मैं बस अपने आइडिया से, अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं इंकप्स के अंदर डिप करता हूँ, और जो मेरा हैंड प्रेशर रहता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। लाइक आपको ये समझना पड़ेगा जो आपका सिंक है आपकी मशीन के साथ और आपके हैंड प्रेशर के साथ, अगर आपको एक दिन वो चीज समझ आ गई कि आप कितना डीप जाओगे, आप कितना हैंड प्रेशर लगाओगे और क्या टोन निकल के आएगी, आई फील उस टाइम पे आपके लिए रियलिज्म करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बाय सुकांत बेहरा। The question is, sir, how to plan a tattoo sleeve and how much time does it takes completely? Would you recommend to start a sleeve for beginner, for student above 20 plus who is not earning much? What would be your advice to start a sleeve? Thank you, big fan of your work. अब मुझे नहीं पता कि ये जो क्वेश्चन है ये एक क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू पे पूछा गया है या फिर एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे पूछा गया है, तो मैं दोनों की तरफ से आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एक क्लाइंट हो और आप एक स्लीव प्लान करना चाहते हो या फिर आप एक आर्टिस्ट भी हो, तो जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी अपनी स्लीव स्टार्ट करते हुए या फिर जब मैंने टैटूइंग करना स्टार्ट किया था और मैंने पहली या दूसरी स्लीव करी थी या फिर लेटली काफी सालों तक भी, तो वो गलती ये होती थी कि प्री प्लानिंग नहीं होती थी बिल्कुल भी कि क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए।
ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि काफी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेते हैं जो कि आपस में मर्ज नहीं हो सकते अच्छे तरीके से। सो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको स्टाइल ऑफ वर्क क्या रखना है। अगर आप जापानीज में जा रहे हो तो वो पूरा जापानीज होना चाहिए। अगर आपको रियलिज्म में जाना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरा का पूरा रियलिज्म रखो। सिमिलरली अगर आप मंडाला में या डॉट वर्क में जा रहे हो और उसको रियलिज्म के साथ कंबाइन कर रहे हो तो वो जो बैकग्राउंड एलिमेंट आप मंडाला का ले रहे हो वो बिल्कुल सिंक में होना चाहिए पूरी स्लीव के। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ कितना टाइम लगता है एक स्लीव को बनाने में, मेरे हिसाब से एनीवेयर फ्रॉम 10 आवर्स टू 30-40 आवर्स। वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लेवल ऑफ डिटेल के अंदर जा रहे हो। जितनी ज्यादा डिटेल आपकी स्लीव के अंदर होगी उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा। और इसके अलावा एक और पॉइंट आता है पेन टॉलरेंस। आप कितना ज्यादा पेन को टॉलरेट कर सकते हो एक बार में। अब कई लोग होते हैं जो कि सेशन पूरे दिन का ले लेते हैं, 10 घंटे का सेशन ले लेते हैं और उनको फिर भी इतना ज्यादा पेन फील नहीं होता। बट कई लोग होते हैं जिनको 4-5 घंटे के सेशन के बाद पेन टॉलरेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है और इस वजह से उनका जो सेशन होता है वो हाफ डे या 1 डे का मे बी 6 to 8 आवर्स का रह जाता है। तो इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक कि कितना टाइम लगता है स्लीव में। अल्टीमेटली कम्स डाउन टू कितनी डिटेल है और आपका पेन टॉलरेंस कैसा है। और इसके अलावा एक और टिप, अगर आप स्लीव प्लान कर रहे हो एज अ आर्टिस्ट या फिर आप बनवाना चाह रहे हो, सबसे पहले तो ना पूरी स्लीव को इमेजिन करके देखो कि आपको अल्टीमेटली कैसा रिजल्ट चाहिए और जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से प्रोसीड करो। जरूरी नहीं है कि आप अपर को पहले कराओ, जरूरी नहीं है आप लोअर को पहले कराओ। और आपको पहले ही कंसिडर करना पड़ेगा जो आप स्लीव चाह रहे हो क्या वो खाली आउटर की होगी या इनर और आउटर कंबाइंड होगी। सो जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो आपके डेल्टॉइड मसल पे, आउटर फोरआर्म पे या इनर फोरआर्म पे रहने चाहिए और उसको किस तरीके से आपको कंबाइन करना है वही सारा का सारा खेल होता है। सबसे ज्यादा अगर कुछ स्लीव टैटू में मुश्किल होता है तो वो होता है 2 एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना। अब बैकग्राउंड को ब्लर कर देना बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन बैकग्राउंड के साथ किस तरीके से प्ले किया जाए कि वो हार्मनी के अंदर लगे, पूरी स्लीव ऐसे लगे कि हाँ ये बनी ही इस हाथ के लिए है, तो वो चीज चैलेंजिंग होती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बाय जगमीत सिंह, एनी टिप्स फॉर रियलिज्म फॉर बिगनर्स। अब लेट्स से कि आप अभी अभी टैटूइंग में आए हो और आप बिल्कुल ही बिगनर हो और आप रियलिज्म करना चाहते हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करो, जैसे कि एक रोज हो गया या एक लोटस हो गया या एक स्कल हो गया। क्योंकि उन सब के अंदर अगर मान लो आपकी डिटेल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी आ जाते हैं या आप उतना 100% अचीव नहीं कर पाते हो, तब भी जो एंड रिजल्ट होगा वो उतना ही अच्छा होगा जितनी अच्छी आपकी रेफरेंस है। थोड़ा सा फर्क होगा लेकिन उस चीज को पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। इररिस्पेक्टिव कि अगर आप एक पोर्ट्रेट टैटू पकड़ते हो एकदम से रियलिज्म में आते सार, तो फिर आपका जो रिजल्ट है अगर उसमें आईज में फर्क आ गया, चिन में फर्क आ गया, लिप्स में फर्क आ गया या ओवरऑल स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, तो फिर बहुत जल्दी सामने वाला देख के आपको बता सकता है कि यार ये तो पोर्ट्रेट ना खराब लग रहा है। सो अगर आप नए हो तो मैं रेकमेंड करूंगा फ्लावर्स में जाओ, किसी ऑब्जेक्ट में जाओ, स्कल्पचर्स में जाओ या फिर एक स्कल में जाओ और उसको जितना ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप रियलिज्म में बेटर हो जाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज बाय ड्रैगन बॉर्न टैटूज। लाइनर के लिए कितना वोल्टेज और शेडर के लिए कितना वोल्टेज एंड फिलिंग के लिए कितना वोल्टेज रखना चाहिए? अगर डिपेंड्स अपॉन हैंड स्पीड है तो क्या लाइनिंग से ज्यादा स्पीड चाहिए फिलिंग के लिए? नाउ सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं लेकिन ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट क्वेश्चन है। एक आर्टिस्ट मान लो एक मशीन को यूज करता है 8 वोल्ट्स के ऊपर, आपके पास वो सेम मशीन है। जरूरी नहीं है कि आप अगर 8 वोल्ट के ऊपर उस मशीन को यूज करोगे तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि जो हैंड प्रेशर है, हैंड स्पीड है, उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपका वोल्टेज। अब जो मशीन्स होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है लेट्स से 8 वोल्ट टू 10 वोल्ट। अब हो सकता है मैं उस मशीन को यूज करूं तो मैं 9 वोल्ट पे यूज करूं क्योंकि मेरी हैंड स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, लेकिन हो सकता है आपकी हैंड स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप उसको कम वोल्टेज पे भी यूज कर सकते हो। अब डेफिनेटली लाइनिंग करने के लिए और कलर पैकिंग करने के लिए आपकी वोल्टेज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू अगर आपको सॉफ्ट शेडिंग करनी है। सो लेट्स से मैं यूज करता हूं अपनी बिशप पावर वॉन्ट का। बिशप एक बहुत अच्छी कंपनी है और वो बोलते हैं ऑप्टिमम वोल्टेज 8 to 10 वोल्ट्स की। सो अगर मेरे को बिल्कुल ही सॉफ्ट शेडिंग करनी है और मेरे को लेयरिंग करनी है तो हो सकता है मैं उसे 7.5 से 8 पे यूज करूं, लेकिन अगर मेरे को क्रिस्प लाइनिंग करनी है कि एक ही बार में सिंगल पास में लाइन आ जाए और मेरे को कलर पैकिंग करनी है तो फिर मैं प्रेफर करूंगा मैं उसको 9.5 पे भी यूज करूं। अब ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि एग्जैक्ट वोल्टेज क्या होनी चाहिए। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी मशीन को, जो भी मशीन आपके पास है, उस पर अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग टैटूज करके देखो और एक पेपर लेके उसके ऊपर नोट कर लो कि इस पर्टिकुलर पीस को आपने 8 वोल्ट पे किया था और ये रिजल्ट आया था और
इस पर्टिकुलर पीस को आपने इस वोल्टेज पे किया था और इसका ऐसा रिजल्ट आया था। एंड आफ्टर 2 months आप अपने टैटूज को हील्ड देखो, यू विल गेट टू नो कि इस टैटू को जो मैंने 8 वोल्ट पे किया था इसका रिजल्ट हील होने के बाद कैसा है, और जो दूसरा टैटू है जिसको आपने लेट्स से 9 वोल्ट पे किया था उसका रिजल्ट कैसा आया है। और जब आप कंपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो आपकी एक्चुअल हैंड स्पीड है उसके साथ 8 वोल्ट अच्छा है या फिर 9 वोल्ट अच्छा है, या फिर जो भी वोल्टेज आप यूज कर रहे हो कौन सी वोल्टेज बेटर रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज बाय संजय दत्ता। द क्वेश्चन इज, हाई सर, टैटू हीलिंग होने के बाद क्या क्या खाना को सावधानी रखना पड़ता है, थोड़ी बोल देंगे, बहुत हेल्प होगा। सो पहली बात तो टैटूइंग का खाने से कोई भी लेना देना नहीं है। आई पर्सनली फील कि टैटू बनवाने के बाद आप कुछ भी खा सकते हो, सिर्फ आपकी आफ्टर केयर अच्छी होनी चाहिए। आपको डेली वॉश करना है टैटू को, डेली टैटू को नरिश करना है। अगर आपके टैटू आर्टिस्ट ने टैटू अच्छा बनाया है, वो राइट डेप्थ में गए हैं, तो फिर खाने पीने से और पार्टी करने से इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपको डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना है, आपको स्विमिंग नहीं करनी है, बीचेस पे नहीं जाना, और उसके ऊपर स्क्रैचिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज बाय हरप्रीत सिंह। द क्वेश्चन इज, हेलो सर, माई क्वेश्चन इज दैट इंक स्प्लैटर क्यों करती है वाइल टैटूइंग? जब टैटू स्टार्ट करने पे कार्ट्रिज साफ करते हैं मशीन बंद करके तब नहीं स्प्लैटर करती, अदरवाइज करती है, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। सो ये जो क्वेश्चन है आई थिंक ये रिलेटेड है कि जैसे ही आप इंक कप में डिप करते हो तो एकदम से जो नीडल होती है वो ऐसे करके स्प्लैटर कर जाती है। सो अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये है कि हमारी जो टिप होती है, भले ही वो कार्ट्रिज की हो या स्टैंडर्ड नीडल की हो, उसके अंदर एक रिजर्वॉयर होता है जिसके अंदर हम लोग इंक को लोड करते हैं। तो जब भी हम इंक कप में डिप करते हैं तो उस रिजर्वॉयर के अंदर इंक लोड हो जाती है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर तब होती है जब आपकी जो टिप है वो काफी मोटी है बट जो आपकी नीडल है वो लेट्स से बकपिन है या फिर काफी पतली है, उस वजह से भी, क्योंकि वो गैप ज्यादा मिल जाता है उसको। और इसकी दूसरी रीजन हो सकती है कि आपने इंक ओवरफिल कर ली है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है एंड इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, हर आर्टिस्ट के साथ होती है। सो व्हाट नॉर्मली आई रेकमेंड इज कि जैसे ही आप इंक कप में डिप करते हो, व्हाट आई डू इज मैं इंक कप में डिप करने के बाद उसको हल्का सा ऐसे झटक देता हूँ। लेट्स से ये मेरी मशीन है, मैंने इंक कप में डिप किया और जैसे ही मैं डिप करके निकालूंगा डेंटल बिक के ऊपर मैं हल्का सा ऐसे कर दूंगा। उससे क्या होगा, जो एक्सेस 1 या 2 ड्रॉप होंगे ना टिप के अंदर, वो वहीं पे गिर जाएंगे और उसके बाद जब मैं लाइनिंग या फिर शेडिंग करूंगा तो वो इंक स्प्लैटर नहीं करेगी बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दैट इज बाय वर्मा_इंकज़ोन। फिलिंग और शेडिंग में यूज होने वाली नीडल्स। अब अगेन ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है। हो सकता है आप पूरा टैटू RL से कर लो, हो सकता है मैं 5 या 6 नीडल्स का यूज करूं। बट फिलिंग करने के लिए मैं रेकमेंड करता हूं, अगर आपको सॉलिड कलर पैकिंग करनी है, फिलिंग करनी है, जैसे एक ट्राइबल टैटू में होती है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप M1 नीडल का यूज करो। अगर आपको नीडल्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो अलग अलग नीडल्स कौन सी होती हैं। बट बेसिकली अगर आपको सॉलिड कलर पैकिंग या फिलिंग करनी है तो आप M1 नीडल का यूज करोगे। और अगर आपको शेडिंग करनी है और अगर वो सॉफ्ट शेडिंग है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप राउंड मैग्नम, कर्व मैग्नम या फिर सॉफ्ट एज मैग्नम का यूज करो, क्योंकि वो नीचे से जो होती है ऐसे कर्व होती है और उससे काफी ज्यादा आप स्मूथ शेडिंग कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन is by Two Side Tattoo, and please give some tips for proper photography from Android phone user artist who are not very much financially stable to buy a iPhone or a camera। कि आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो कि आप एक iPhone ले पाओ या फिर एक DSLR कैमरा ले पाओ। तो मैं रेकमेंड करूंगा अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं वो सबसे ज्यादा नॉर्मल मोड में लो, उस पर कोई फिल्टर मत लगाओ, बिल्कुल भी फिल्टर मत लगाओ। एक रिंग लाइट खरीद लो, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखी है, एक रिंग लाइट खरीद लो, अपने फोन को, लेट्स से ये आपका फोन है, रिंग लाइट के बीच में लेके जाओ और तब फोटोग्राफ को क्लिक करो। थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन कर लो, जैसे थोड़ा सा कि अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रही है फोटोग्राफ में तो हल्का सा डाउन कर लो, लेकिन कोई फिल्टर मत लगाओ। एक बार आपने फोटोग्राफ क्लिक कर ली तो मैं एटलीस्ट रेकमेंड करूंगा आप 10 से 15 फोटो एक टैटू की अलग अलग एंगल से लो। बाद में आपको देखने में आसानी होगी कि कौन सी फोटोग्राफ ज्यादा बेटर आई है। बाद में आप उसी फोटोग्राफ को फोटोशॉप में ओपन करो या फिर अपने फोन के नॉर्मल एडिटर में ओपन करो। और 2 चीजें आप कर सकते हो, एक आप सैचुरेशन को हल्का सा कम कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही टैटू बनता है टैटू में बहुत ज्यादा रेडनेस होती है, आप सैचुरेशन को कम करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल लगने लग जाएगा। और अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही टैटू बनता है उस टाइम पे क्या होता है, लाइट बहुत ज्यादा आ रही होती है तो एक वाइटनेस या ग्लेयर सा आ जाता है टैटू के ऊपर। तो उस वजह से मैं बोलूंगा कि आप हल्की सी कॉन्ट्रास्ट को मे बी 5 बाई या फिर 10 पॉइंट से इंक्रीज कर सकते हो। सो सिर्फ सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट को। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो फिर आप एक CPL फिल्टर और एक लाइट ले लो जिसके ऊपर आप एक पोलराइजिंग फिल्म लगाओगे, और इससे भी आपकी टैटू की फोटोज बहुत डायनामिक, बहुत ज़्यादा अच्छी आएंगी। मेरी ज़्यादातर जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल मोड में ली होती हैं, एक आईफोन से या फिर DSLR से,
बस उनका फ़र्क तब आ जाता है जब मैं एक पोलराइजिंग फिल्टर और एक लाइट का यूज़ करता हूँ पोलराइजिंग फिल्म के साथ। इससे भी काफ़ी नेचुरल लुक आती है और इसको भी मैं पोस्ट एडिटिंग के अंदर सिर्फ सैचुरेशन डाउन करता हूँ और इमेज बहुत अच्छी लगती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ बाय अनिल सिंह। हाउ टू डू मार्केटिंग ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर टैटूज। नाउ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने आप सीखो कि फेसबुक एड्स और गूगल एड्स और वेबसाइट कैसे बनाते हैं, या फिर आप एक अलग एजेंसी को हायर करो अपने लोकल सिटी के अंदर और उनकी हेल्प के साथ आप उनको पे करो एंड दे कैन रन एड्स फॉर यू। वो लोग आपके लिए एड्स को रन करेंगे। अब डेफिनेटली उसके अंदर 10, 15, 20 हज़ार डिपेंड करता है आपका कितना मार्केटिंग बजट है। वो मार्केटिंग बजट तो अलग रहेगा, लेकिन उसके अलावा हो सकता है वो 10 से 20 हज़ार रुपये आपसे चार्ज करे एड्स को रन करने के लिए। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो भले ही बहुत अच्छी एजेंसीज हों, उनको टैटूज़ की एड रन करना नहीं आता, क्योंकि उनके लिए हो सकता है वो लोग एक कैमरे की एड रन करते हो सकता है वो XYZ प्रोडक्ट की एड रन करते हो, लेकिन टैटूइंग अपने आप के अंदर एक बहुत अलग सर्विस है। आई पर्सनली फील इट इज़ अ हाई टिकट आइटम, बिकॉज हर बंदा टैटू नहीं अफोर्ड कर सकता, हर बंदा टैटू नहीं बनवाना चाहता। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अपनी सिटी के और टैटू आर्टिस्ट को देखो, उनका देखो कि वो लोग किस तरीके से एड्स को रन करते हैं। लेट्स से आपने 3 कॉम्पिटिटर्स को देख लो या इंडस्ट्री के टॉप 3 आर्टिस्ट को या उनके स्टूडियोज को देखो, वो लोग किस तरीके से एड्स को रन करते हैं। उनको कोशिश करो कि आप उनसे सिमिलर एड्स को रन करो, और इस तरीके से आप ट्रायल एंड एरर के साथ आपको पता चलेगा कि कौन सी एड्स आपकी सिटी के अंदर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। अब हो सकता है गूगल एड्स आपकी सिटी में ज़्यादा बेटर चले, या हो सकता है जस्ट डायल की जो एड्स होती हैं वो ज़्यादा बेटर चलें, या फिर इंस्टाग्राम की या फिर फेसबुक की। अब वो चीज़ तो आपको जब तक आप हिट एंड ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। बट ऑल इन ऑल मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप अपने आप यूट्यूब पे जाके सीखो कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, गूगल एड्स को कैसे रन किया जाता है। क्योंकि जब आप सीखोगे ना, और लेटर ऑन एट अ बिगर स्टेज जब आप किसी मार्केटिंग एजेंसी को रखोगे, तो फिर वो लोग आपको कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा लीड्स क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम आपका है लीड्स को लेके आना, क्लाइंट्स को लेके आना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज बाय टैटू प्रिंस। सर प्लीज ऑन कलर टैटू के ऊपर वीडियो बनाओ। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन था, टीच वाटर कलर टैटूज। सो बॉस सबसे पहले तो मैं कलर टैटूज नहीं करता हूँ, मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं टैटू करते हुए, अब 14 ईयर्स हो जाएंगे। मैंने काफ़ी सालों तक कलर टैटूज किए हैं और काफ़ी सालों तक उसके बाद मैंने ब्लैक एंड ग्रे भी कंटिन्यू किया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा ब्लैक एंड ग्रे वर्क ज़्यादा बेटर हील होके आता है, और इसी वजह से मैं कलर टैटूज मैंने करने छोड़ दिए हैं। मेरे स्टूडियो में ऑलरेडी 2 आर्टिस्ट हैं जो इनक्रेडिबल कलर टैटूज करते हैं, वाटर कलर टैटूज करते हैं। सो मुझे पता है कि मेरे पास अगर टीम है 10 आर्टिस्ट की और उनमें ऑलरेडी मेरे पास 2 लोग हैं जो अमेजिंग कलर वर्क करते हैं, तो मैं उनके फड्डे के अंदर टांग नहीं अड़ाता हूँ। दे आर गुड एट वॉट दे डू, आई एम प्रोबेबली गेटिंग बेटर एट वॉट आई डू। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लैक एंड ग्रे रियलिज्म के अंदर और बेटर हूँ पर डे पर टैटू के साथ। तो अगर वो लोग बेटर कर रहे हैं तो फिर मैं उनकी चीज़ में नहीं जाता हूँ बिल्कुल भी, और इसी वजह से मैं बिल्कुल भी कलर टैटू नहीं करता हूँ। प्रोबेबली मैं सही बंदा नहीं हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए कि कलर टैटूज को कैसे किया जाता है, और इसी वजह से मैंने कभी भी कलर टैटूज के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। सो आई एम सॉरी फॉर इट, बट यूट्यूब के ऊपर और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिनको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय यश हंस। हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड more paid courses for moderate as cheap as basic course। so पहली बात तो अगर आप कोर्सेज लुक अराउंड कर रहे हो तो कोर्सेज डेफिनेटली एक्सपेंसिव होते हैं। मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ थोड़े सस्ते कोर्सेज निकालूं, हिंदी के अंदर निकालूं ताकि लोग उसको ले पाएं। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मैं एक एडवांस कोर्स और निकालूं, बट कुछ भी 100% अभी तक फाइनल नहीं है। उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मार्च या फिर अप्रैल तक मैं एक और एडवांस कोर्स निकालूं जिसके अंदर मैं एडवांस रियलिज्म के ऊपर टिप्स दे पाऊँ। बट जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स, उसके लिए तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा आपका स्टूडियो अच्छा होना चाहिए, आपको एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा, डिस्काउंट्स कम देने पड़ेंगे, और मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब आप साइड बाय साइड करोगे ना तो आप देखोगे अपने आप आपके क्लाइंट्स बढ़ गए, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ बाय मास्टर टैटू योर कैमरा। सो मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ एक सोनी A7C जिसके ऊपर मैंने अभी लगा रखा है टैमरॉन का 17-28 लेंस। लेकिन जितनी भी आप टैटू की वीडियोस देखते हो उसमें ज़्यादातर यही कैमरा होता है सोनी A7C, इसके साथ लेंस होता है सिग्मा 2470। लेकिन काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो कि मैंने नॉर्मल अपने आईफोन के साथ शूट करके डाल रखी है। आपको एक ट्राइपॉड चाहिए, आपको एक अच्छी लाइट चाहिए, आपके पास अगर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है एक DSLR में, तो आप एक नॉर्मल iPhone 6 से भी वैसी वीडियोस बना सकते हो जैसे शायद मैं बनाता हूँ। अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा पर्टिकुलर कैमरा यूज़ कर रहे हो, आप अगर एक अच्छी लाइटनिंग एनवायरनमेंट के अंदर वो फोटोज़ को या वीडियोज़ को क्लिक करोगे तो इवन एक iPhone 6 से भी बहुत अच्छी वीडियो बन जाती है।
सो डोंट गो आफ्टर कि आपको एक बेस्ट कैमरा खरीदना है। आप एक बेसिक कैमरा, एक अच्छा एंड्रॉइड फोन भी लोगे ना तो उससे भी उतनी ही अच्छी वीडियोस और फोटोज आ जाती हैं। सो ये तो थे सारे रेलेवेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे थे मुझे आंसर करना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि काफी लोग मेरे को डीएम करके या फिर कमेंट्स में पूछते हैं कि कौन सा आईपैड लेना चाहिए। अब मेरे पास पर्टिकुलरली जो आईपैड है दैट इज अ 12.9 इंच M1 Pro, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक M1 Pro खरीदो। ये मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि मेरे को डील बहुत अच्छी मिल गई थी और मेरे को अपग्रेड करना था, और मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा है रखने के लिए, तो मैंने 1 TB का मॉडल रखा हुआ है। काफ़ी सालों से काफ़ी सारे डिज़ाइंस ऐड करते जा रहा हूँ और मैंने कभी भी डिलीट नहीं किए, सिर्फ इस वजह से मैंने ये किया हुआ है और क्योंकि मेरा बजट था। लेकिन अगर आप लोग एक पहला आईपैड लेना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप आईपैड का सबसे बेसिक मॉडल ले लो जिसके ऊपर एक जनरेशन 1 की एप्पल पेंसिल चल सकती है। अब वो हो सकता है आईपैड मिनी ले लो या फिर आईपैड का 8th जनरेशन ले लो। ये आईपैड आपके प्रो क्रिएट के लिए, आपके स्केचबुक के लिए, आपकी जितनी भी टैटू से रिलेटेड एडिटिंग है उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल मेघा जो मेरी वाइफ है, उनके पास एक आईपैड 8th जनरेशन था जिसको उन्होंने गुड 4 to 5 ईयर्स के लिए यूज किया और उसके बाद अब उन्होंने एयर पे शिफ्ट किया है। तो 5 साल तक 64 GB आईपैड उनके लिए बिल्कुल सफिशिएंट था। प्रोक्रिएट कह लो, स्केचबुक कह लो, सारी एडिटिंग उस पर होती थी और कभी भी वो जो 64 GB की स्पेस थी वो ऐसा नहीं हुआ कि हाँ यार कुछ डिलीट करने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे मत सोचो कि किसी आर्टिस्ट के पास अगर एक टॉप नॉच आईपैड है तो मैं वो वाला ले लेता हूँ, मैं भी वीडियो एडिटिंग कर लूंगा, या उसकी जरूरत कभी ना कभी पड़ेगी। जब उसकी जरूरत पड़ेगी आपके पास बजट आ जाएगा उसको खरीदने का। लेकिन अभी अगर आपके पास बजट नहीं है या अगर है भी तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे ज्यादा बेसिक वाला आईपैड में इन्वेस्ट कर लो, बाकी जो पैसे बच रहे हैं ना उससे एक मशीन खरीद लो भले ही, या फिर उसको इन्वेस्ट कर लो कहीं और। लेकिन ऐसे मत सोचो कि आप एक अच्छा आईपैड लोगे तो आपका काम बेटर हो जाएगा। आईपैड सारा काम वही करेगा, स्केचबुक दोनों में चलेगा, प्रोक्रिएट दोनों में चलेगा। सो ऐसे मत सोचो कि आपको महंगी चीज में करना है इन्वेस्ट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एक और वीडियो करूंगा आने वाले हफ्तों के अंदर जिसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूँ। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइज।